गाली देकर तिलक तराजू और तलवार मारो जूते चार वो कर रहे हैं सब लोग या करके। अरे संसद में जाया जाता है संविधान बचा, संसद छोड़ के भागना क्या हुआ? यानी आप कितना साथ दे रहे हैं? आप आवाज खत्म कर रहे हैं। वोट किसको ट्रांसफर किया उत्तर प्रदेश? सब नहीं जानते। वही हालत इस देश की जनता का, वही हालत दलितों का भी है कि पहले महंगाई से मारा। तो बीजेपी के लिए ठीक है, अप्रकाश के लिए ठीक, अप्रकाश के लिए भी नहीं, पूंजीपतियों के लिए उनके लिए ठीक है, इसलिए बोलना हमारे लिए। आज हम आए हैं जंतर मंतर और यहाँ पे लगातार पिछले कुछ दिनों से निजीकरण का मुद्दा छिड़ा हुआ है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे लोग बैठ रखे हैं। तो लोगों से जानेंगे कि जितने भी जो भी प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है तो उनसे इनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो जानते हैं जनता से। मिल गया प्राइवेट सेक्टर बिल हमने इंट्रोड्यूस किया, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए, उसका भी माखौल उड़ाया गया। रामलीला मैदान में रैली उस समय 11 दिसंबर 2000 को किया था, जब पूरे देश के कर्मचारी अधिकारी का वजूद खतरे में था, प्रमोशन खतरे में था, सीनियरिटी खत्म हो गई थी, ग्रेस मार्क विड्रॉ कर लिया गया था। और इसी परिश्रम के बैनर के तले 11 दिसंबर 2000 को रामलीला मैदान में रैली करी गई थी। उसके एक सप्ताह पहले पासवान जी की रैली थी और 2 सप्ताह पहले काशीराम जी की रैली थी। और मीडिया ने कंपटीशन मान लिया था, लिखना शुरू कर दिया था कि 3 दलित नायकों की आपस में होड़, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक संयोग था कि मानवर काशीराम जी रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे और पासवान जी रामलीला में ही किया, वो लाल किला में कर रहे थे, हमने रामलीला मैदान में ही किया था। और उस रैली को के ऊपर पूरी मीडिया की नजर थी और 11 दिसंबर 2000 की रैली काशीराम जी से भी और पासवान जी से भी बड़ी रैली हो गई थी और मीडिया ने इसको लिखा। क्योंकि हमारी तो ऐसी बात नहीं थी कि मीडिया में अफरोज रहा हो, लेकिन मीडिया ने कहा था परिसर की रैली सबसे ज्यादा दमदार रही। वो भी अभी वो प्रमाण अभी हैं हमारे पास। अधिकारों को लेके आते थे, हम मैदान में उतरते थे अधिकारों को लेकर के। ये नहीं कि सत्ता प्राप्त की रैली, ये नहीं कि थू रैली, स्वाभिमान रैली, ये भावुक चीजें। अभी भी हमारे लोगों के बीच में कुछ लोग हैं जो नीला पट्टा बांध करके कहीं अत्याचार होता है पहुंच जाते हैं और हो करने लगते हैं। मीडिया भी उनको उछालती है, पहुंच जाए कोई बात नहीं है, जाना भी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को शक्ति देने का, समर्थन देने का मतलब वही होगा जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को हमने समर्थन दिया था। कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, हु करके पहुंच गए, कोई राजस्थान पहुंच गया, कोई इन शक्तियों को फिर से मत भरने दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ता पर चलने वाली शक्तियों को भरने दीजिए। हमें हंगामा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि मकसद बदलना चाहिए। वो लोग क्यों नहीं आरक्षण के ऊपर क्यों नहीं जंतर मंतर पर आते हैं? वो क्यों नहीं निजीकरण के खिलाफ में आते हैं? वो क्यों नहीं वाइस चांसलर नहीं है हमारे, उसकी मांग को लेके आते हैं? वो क्यों नहीं आते हैं इस बात को लेकर के कि जब मुख्यमंत्री, एक दलित मुख्यमंत्री बनाया गया पंजाब में, उसका समर्थन करना, उसका अभिनंदन वो क्यों नहीं करते हैं? ऐसे लोगों से भी सावधान। ये पॉपुलिज्म पूरे देश के लिए खतरनाक है, ये पूरे देश के लिए पॉपुलिज्म खतरनाक, केवल दलित समाज के लिए नहीं। एक कहावत के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जंगल है यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा निजीकरण का जो मुद्दा है वो उठा हुआ है, तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं? मैडम, मैं NIC से रिटायर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर,
हमने जो काम किया LIC को ऐसे काम किया जैसे कि हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी, हमने उसको मेंटेन किया, बनाया, उसको प्रॉस्पर किया, तो हमने किया 33 साल से हमने उसका जॉब किया। आज वो बेच रहे किस पर्पज से रहे? अगर देश नहीं चला सकते, इसके बेचे बगैर देश नहीं चला सकते, सत्ता छोड़ो। मैंने दिखा उनको, सारे खिलाफ हो गए, नहीं हो जाओ बेशक खिलाफ। आज मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरी जगह कोई नहीं लगा वहाँ। जितने SC ST या माइनॉरिटी के जो बच्चे थे जो रिटायर्ड हुए हैं, उनकी जगह आया नहीं कोई अभी तक। इतने परिवार गए, कहाँ जाएंगे वो? कहाँ जाएंगे? पढ़ने नहीं जाएंगे। मेरी बेटी PhD करी थी JNU से, राजीव MSc में 80% मार्क्स थे, SC थी, गर्ल्स में थी, साइंस साइड में थी, तो नेचुरल सोशल मिल जाता। राजीव गांधी फेलोशिप थी उसके लिए, इन्होंने 1.5 लाइन छाप दी कि इसको राजीव गांधी फेलोशिप बंद कर दी गई, उसकी जगह नाम रख दिया नेशनल फेलोशिप। इसको बताया नहीं, पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको, सारे पेपर ढूंढोगे, ढूंढने से मिलेगा नहीं आपको। 2 साल तक मैं खुद चक्कर काटता रहा UGC के स्कॉलरशिप के लिए। आई एम रिटायर्ड पर्सन, मेरी 3 बेटी थी मैडम, वो स्कॉलरशिप आज तक नहीं मिला। 6 बायोटेक्नोलॉजी MSc PhD करने में 6 साल है, PhD का एक पैसा नहीं मिला स्कॉलरशिप का। इसकी एज कितनी हो गई? नाउ शी इज मोर देन 32 ईयर्स। शादी भी नहीं करेगी, कितनी मुश्किल करेगी सरकार, हमें कहाँ छोड़ेगी? कहाँ छोड़ेगी? जोश नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा? इनकी बाप की प्रॉपर्टी है क्या? इनकी बाप की प्रॉपर्टी है क्या? बाप का देश है क्या? बिल्कुल सर। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर रवि महेंद्र, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय। तो सर आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है? आप यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं निजीकरण का मुद्दा उठा हुआ है, तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर ये आज धरना प्रदर्शन था और लोगों के अंदर एक गुस्सा है और लोग इस चीज़ को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं, और मुझे जो नज़र आता है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में खड़ा होगा और लोगों के अंदर एक सोच पैदा हो गई, अब आंदोलन खड़ा होगा निजीकरण के खिलाफ। ओके सर। कहीं ना कहीं एक बात में जोड़ दूं, अगर ये रहा तो निजीकरण को वापस करने की देखिए, 1990 के बाद से भारत में निजीकरण हुआ है, और जब से निजीकरण हुआ है अमीर और गरीब की खाई बढ़ गई है। आज पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। पूंजीवाद के कारण आज लोगों के आर्थिक हालात बड़े खस्ता हो गए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि देश के अंदर एक समन्वय हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ चला जाए, और जो वंचित समाज के लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा। अगर इसी तरीके से पूंजीवाद की तरफ बढ़ते रहे तो देश निश्चित तौर से एक गलत दिशा में चला जाएगा। सर, जो वो विकास वाला मुद्दा है जो वो बता रहे हैं सरकार, वो गलत है कहीं ना कहीं? देखिए, विकास आप किस तरीके से विकास देखते हैं? आज शिक्षा के हालात देख लीजिए, दुनिया के टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में एक भी विश्वविद्यालय भारत का नहीं है। अभी जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आया है उसके अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब भारत के अंदर है। आज जो क्राइम है दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो किस तरीके का विकास है ये विकास जो है ये खोखला विकास है, और ये शब्दों से विकास नहीं होता। तो सर क्या लगता है जो निजीकरण शुरू हुआ है भाजपा सरकार के बाद आने के बाद हुआ है या पहले से होता? देखिए, निजीकरण जो है 1990 के बाद देश में शुरू हुआ था, PV नरसिम्हा राव जी के टाइम से। उसके बाद चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे हों, मनमोहन सिंह जी रहे हों, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान सरकार बड़े तेज़ी के साथ निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, सरकारी सेक्टर को बेच रही है, जिससे जो वंचित समुदाय के लोग हैं वो भागीदारी से वंचित हो रहे हैं। तो सर अगर ऐसे ही निजीकरण होता रहा कंपनियों का तो क्या लगता है कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? देखिए, ये एक शुरुआत है, और आप पूरे देश के अंदर आज ये प्रदर्शन हुआ है, और भविष्य में एक बड़ा आंदोलन जो है निजीकरण के खिलाफ देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये जो जुल्म जात पर मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की नीयत ऐसी होती है कि कुछ करना या नहीं करना। जैसे आपने गाय की एक जानवर की रक्षा की, आज पूरे देश में कोई गाय को नहीं मार सकता। दलितों पर अत्याचार क्यों? मतलब दलित सुरक्षा में आप ईमानदार नहीं हैं। आप दलित सुरक्षा मतलब पूरे देश को साथ लेकर चलने की अहमियत नहीं रखते आप। और मैं समझता हूँ इस बात को, दलित प्रधानमंत्री ही इस देश को चला सकता है, नहीं तो ये समाज के साथ बेईमानी होगी कि दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के साथ हिंदू क्या दलित हिंदू नहीं है? उसके साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदू के साथ हो रहा है। सर मतलब सरकार से आप संतुष्ट हैं, लेकिन निजीकरण की जो बात है उससे संतुष्ट नहीं है। सरकार से संतुष्ट क्यों है हम? आपने कहा ना दलित हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो सरकार अच्छी करा रहे हैं। है ना, तो इसमें देखिए आप 2 तरह का है। जो ये वो हिंदू की बात करते हैं, लेकिन लाभ आर्यों को हो रहा है, हिंदुओं को नहीं हो रहा है। ऐसे कि जो लोग बाहर से आए थे, आप वो देखा होगा, तुमने महाभारत देखा होगा आपने,
महाभारत में क्या बोला जाता? आर्यपुत्र। हिंदू पुत्र क्यों नहीं कहते? आर्यपुत्र मतलब आर्यों को लाभ हो रहा है देश में, हिंदुओं को नहीं। हिंदू और आर्य अलग अलग है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद बढ़ रहा है। ब्राह्मणवाद मतलब गरीबों को ठेका, हाँ मूल निवासी अलग अलग है, मतलब अपने आप को हिंदू के मूल निवासियों के ठेकेदार बनना चाहते हैं। यह है हिंदू। हिंदुओं को लाभ न है और न होगा, क्योंकि नियत में खोट है। एक जानवर को सुरक्षा दे सकते हैं आप देश में, लेकिन इंसानों को नहीं, इसलिए नाराजगी है। सामाजिक संरचना है, एक ऐसी सामाजिक संरचना का निर्माण किया जा रहा है जहाँ पर दलित दलित बना रहे और ब्राह्मण ब्राह्मण बना रहे। हमें निजीकरण से दिक्कत नहीं है। सवाल ये देखिए, निजीकरण का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकता है, हम इसका विरोध नहीं करते। सवाल ये है कि क्या निजीकरण अभी वर्तमान समय में ज़रूरी है? अमेरिका की जब क्रांति हुई, जब जर्मनी क्रांति हुई, 2 साल बाद निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। भारत की आज़ादी कितने वर्ष हुआ? 70-75 साल हुआ मुश्किल से। अभी निजीकरण बढ़ावा दिया जा रहा है। जहाँ पर हम पूछते हैं, जहाँ पर देश की 60% जनसंख्या गांव में रहती हो, वहाँ 60% जनसंख्या अशिक्षित हो, क्या वहाँ पर शिक्षा का निजीकरण करना जरूरी है? जहाँ पे आज भी देश में आधारभूत सुविधा नहीं है, गांव में हॉस्पिटल नहीं है, आज भी वहाँ पे आप देखेंगे मॉल न्यूट्रिशन वहाँ पे असीमित है। वहाँ पे आज भी जो गरीबी है गांव में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट अभी आप देखेंगे देश में कितना, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे चला गया है। आप IMF की रिपोर्ट देखेंगे, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देखेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति जो है दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या हॉस्पिटल या जो स्वास्थ्य सेक्टर है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, उसमें निजीकरण करना जरूरी है। जो परिवहन की सुविधाएँ हैं, जो आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में परिवहन उपलब्ध नहीं है, वो चाहे ट्रेन हो, चाहे बसें हो या एयरपोर्ट से संबंधित मुद्दे हों, वो आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। लोग आज भी वहाँ पे वही, जैसे कि आपने बताया कि हम अमेरिका बहुत सालों से आज़ाद है, या फिर अगर हम बात करें इंग्लैंड बहुत सालों से आज़ाद है, वहाँ पर निजीकरण का मामला नहीं है। हमारा देश, हमारी सरकार जो वर्तमान सरकार है, वो उनके उदाहरण देती है, जैसे कि वहाँ पे निजीकरण नहीं है तो वहाँ पे विकास कितनी तेजी से हो रहा है। नहीं, वहाँ पे पूंजीवाद है, इसलिए विकास है, इसलिए यहाँ पे पूंजीवाद लाना वहाँ पर डाइवर्सिटी है ना मैडम, वहाँ डाइवर्सिटी है। और यहाँ ये वो बात आ रही है, आरक्षण हमने मांगा नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण नहीं मांगा था, ये उनको मजबूरी में दिया गया। बाबा साहब ने तो खुद कहा है कि जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं। यही बाबा साहब से थोड़ी भिन्नता हुई है। जब उन्होंने ये कहा तो आरक्षण की डिमांड क्यों रखी? जब जानकारी मिली है कि उन्होंने कहीं भी आरक्षण की डिमांड नहीं की थी, सिर्फ आरक्षण लिया तो महात्मा गांधी की जान बचाने के लिए। तो सर आपका क्या कहना है, मतलब आपको ये ऐसा कुछ लग रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से निजीकरण ज़्यादा होने लग गया है, या फिर शुरू से ही ज़्यादा था? खाली बीजेपी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। 1990 के अंदर सिंडिकेट बैंक SC/ST एम्प्लॉयज़ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट जीता, आरक्षण, रिजर्वेशन एंड विद इन ऑफिसर कैडर। तो सर हम लोग जीते, हम लोग जीत गए। 1380 वैकेंसी गवर्नमेंट ने हमको दी, प्रमोशन दिया अप टू स्केल 7, और हम जाकर सबने सो गए। हम तो सो गए, लेकिन मनुवादी जो लोग थे वो जाग गए, वो चले गए रिव्यू पिटीशन के अंदर। क्योंकि कोर्ट के अंदर जजेस जो बैठे थे, कसलीवाल जी थे, अग्रवाल साहब थे, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, उन लोगों ने रिव्यू पिटीशन में जाकर इसको इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट से जोड़ दिया और कहा ये मंडल आयोग की जो लगा था, कि सीमा लगी थी, उसको लेकर उस आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश आज भी मनुवादियों द्वारा की जा रही है। जी सर, तो सर आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे इससे? चाहे वो मनुवाद है, मनुवाद जी, आरक्षण सेकेंडरी मुद्दा है। आरक्षण हम भी कह रहे हैं, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए। हमें भागीदारी दे दीजिए, जितनी हमारी हिस्सेदारी है। माननीय काशीराम जी ने कहा जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी दे दीजिए। हाँ, उसके बिल्कुल दीजिए। निजीकरण देखिए अभी वर्तमान समय से नहीं है, 1990 चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ अपने चरम रूप पे पहुँच गई है। हमारे कहने का मतलब ये है कि 7-8 साल से जो निजीकरण बढ़ावा दिया जा रहा है वो अभी तक 70 वर्षों में नहीं हुआ।
हमारी बात समझ रहे हैं। लेकिन अभी 2014 से जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, आप देखेंगे चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो और WHO की रिपोर्ट आप देखेंगे, हर एक सेक्टर में हमारे हेल्थ ग्रोथ इम्प्रूव नहीं हुआ है, दिन ब दिन डिक्लाइन किया जा रहा है। वो आप चाहे आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैंने बताया, आप मीडिया इंडेक्स की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं मीडिया इंडेक्स किस तरह दबाया जा रहा है। चाहे वो IMF का रिपोर्ट आप देख लीजिए या आप NCRB डेटा बताता है महिलाओं पर कितना ज़्यादा अत्याचार बढ़ा है। ये यही भी लोग हैं जो महिलाओं को नहीं चाहते कि इनका विकास हो, इनका सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विकास नहीं हो। यही बीजेपी के लोग हैं जो महिलाओं की जींस पहनने पर रोकते हैं। ये कोई पार्टी नहीं करती, ये यही मनवादी सोच है, महिलाओं के विकास के पे ये बाधा क्रिएट करते हैं। केरल में आप सुनेंगे सबरीमाला मंदिर है, वहाँ पे महिलाओं को इसलिए प्रवेश नहीं किया जाता, कहते हैं महिलाओं की MC आती है। हम पूछते हैं, वो कहते हैं महिलाओं की MC आती है, हम कहते हैं वही महिला, उसी महिला के गर्भ से जन्म लेके ये अपने आप को पवित्र समझते हैं और उसी महिला को आप पवित्र कहते हैं। उस मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल। मैम आप क्या कहना चाहेंगी इसमें? ये सही है कि मतलब जो हमारा संविधान के मुताबिक जितना भी वो है, काम जो भी हो रहा है वो संविधान के मुताबिक नहीं हो रहा है। आप सरकार को इससे क्या मैसेज देना चाहेंगी? सरकार से क्या कहना है, वो तो सरकार पलटे कितना भी कोशिश करो, जो सरकार बेईमानी से आ सकती है जीत कर सकती है, जो सरकार बेईमानी से जीत हासिल कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। जो मैम आपको ये लग रहा है कि बीजेपी ने बेईमानी से वो आई है? 99% नहीं, मैं कह रही हूँ 100%, 99% नहीं 100% बेईमानी से जीता है। ये भी नहीं कि EVM बदल के या EVM मतलब घोटाला करके, EVM घोटाला करके नहीं, EVM बदली करके, और IAS IPS नहीं बदला है। ऐसा नहीं कि वहाँ बीजेपी वालों ने बदला है, हमारे देश के व्यवस्था ने बदला है, ना कि मतलब वहाँ पे कार्यकर्ता गए थे। वहाँ हमारे देश के जितने IAS IPS लगे हुए हैं ना, जो पैसे के भूखे हैं, जो पैसों पर काम करते हैं, जो आगे मतलब वो करना चाहते हैं, वो उन्होंने काम किया है, ना कि उसने। से बात करिए अभी यहाँ पे, उन्होंने कहा हमें सरकार से दिक्कत नहीं है जी। सरकार से हमें दिक्कत इसलिए भी नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद दलित है। अच्छा। हमें दिक्कत उससे है जो मनुवाद में और दलितों में डिफरेंस होता है। हाँ, प्रधानमंत्री तो माशाल्लाह हमारे इतने अच्छे हैं कि वो तो कुछ भी बन जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत में शायद ऐसा प्रधानमंत्री कभी बना ही नहीं होगा जैसे आज के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ये हकीकत है। वो तो किसी भी बात पर पलट जाते हैं, किसी भी बात पर बदल जाते हैं, कोई भी मुद्दा मतलब लेकर खड़े हो जाते हैं। जो वो खुद बोलते हैं वो सब सही है, जो दूसरे बोलते हैं वो सब गलत है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी तरफ से सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को बस ये मैसेज देना चाहते हैं कि अंबानी अडानी की गुलामी बंद करे और देश में जो है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए। और जो चुनाव आयोग है, असल में पूरी तरह से देखा जाए तो कल्प्रिट जो है वो भारत का चुनाव आयोग ही है, जिसके कारण से आज भारत में सारी अव्यवस्था बनी हुई है। सन 2004 से जब से EVM मशीन को कांग्रेस की देखरेख में लाया गया, तब से भारत का सब कुछ जो है सत्यानाश हो गया है। भारत की GDP उससे पहले प्लस में जा रही थी, अब जो है माइनस में पहुंच चुकी है। ये भी अब अच्छी तरह से जानती हैं। महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, वो कहां से कहां पहुंच गया सबको पता है। जबकि EVM पर भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी 8 अक्टूबर 2013 को ये अपना डिक्लेरेशन या अपना डिसीज़न दिया भी था कि EVM से जो है ये जो है कंप्लीट और ये फेयर इलेक्शन जो है नहीं हो सकता। फिर भी भारत में अब तक जो है चल रहा है और उस पर कंट्रोल जो है RSS बीजेपी का है, यानी मनुवादियों का है पूरी तरह से। और उसके ज़रिए से कहीं पर वो खुद भी जीतते हैं और दूसरों को जिताते हैं। जैसे बाई इलेक्शन में खुद हार जाते हैं, जो मेन इलेक्शन होता है उसमें जीत जाते हैं। ये 1-2 स्टेट किसी को उठा के दे देते हैं, चाहे कांग्रेस को दे दें, किसी को दे दें। ये उनकी मिली भगत हो गई है। कोई भारत में अपोजिशन नहीं है, आज भी कोई अपोजिशन नहीं है, यानी प्रतिपक्ष, कोई प्रतिपक्ष भी नहीं है, उसको भी साफ कर दिया है। तो भारत जो है गर्त की तरफ जा ही रहा है। और दूसरी बात, मुसलमान हो या दलित हो, SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है अंडर थ्रीट, अंडर अटैक है। सबको गुलामी में ढकेला जा रहा है निजीकरण के ज़रिए से। निजीकरण करके वो जिस तरह रेलवे को, अभी एयरपोर्ट को या एयरबेस को
और इसके अलावा जितने भी रेल गेल सेल फोन हर चीज़ को निजीकरण में ढकेलकर भारत को पूरी तरह से गुलामी में या कॉन्ट्रैक्ट लेबरी में ढकेलने का प्लान है। इसके अलावा भारत में शिक्षा का स्तर जो है और भी गिरा रखा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर शिक्षा को भी बर्बाद कर दिया। यानी अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जहाँ पे जो है भारत जो है सेफ मोड पे है। महंगाई, बेरोज़गारी ये तो अपनी जगह पर है ही, और मोदी जी अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। उनके आने के बाद विकास ही विकास हुआ है। अब आप देख लें, महंगाई, पेट्रोल जो पहले 55 से 60 रुपये था आज 110 120 तक है, कल को 500 रुपये तक भी पहुंच जाएगा। कोई अजब नहीं, ये भी एक विकास है। और इसके अलावा पहले हमारी जो 2014 के पहले जब से मोदी जी नहीं आए थे, हमारे 10 साल में जो है 171 सैनिक का जो है शहीद हुए थे। मोदी जी के आने के बाद अब तक जो है 20,000 से अधिक जो शहीद हो चुके हैं। ये हमारे जो है सैनिकों का अपना डाटा है, उससे साबित होता है। इससे साबित होता है कि हर जगह से हम जो है फेलियर हो चुके हैं। हमारा देश जो है अनार्की की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसकी कमी है, एजुकेशन की कमी है, और इसके अलावा हमारे यहाँ जागरूकता की कमी है। जो हमारा जो मेन जो बहुजन समाज है वो आज भी रोज़ी रोटी और उसके चक्कर में, अभी आप देखिए 5-5 किलो अनाज के चक्कर में जो है उसने पूरा जो है बाजी को पलट दिया। हालांकि ईवीएम का पूरा खेल हुआ, ईवीएम बदला गया, ईवीएम चोरी हुई, ईवीएम में ये हुआ। तो यह तो ईवीएम तो है ही गणतांत्रिक हत्या। इसके अलावा जब भी लोगों ने उसको करने की कोशिश की है, उसको जो है इन्होंने जो है इसको क्या कह सकते हैं, पोलराइज करके सत्यानाश कर दिया है, देश का सत्यानाश कर दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। के विरोध में आज हम कर रहे हैं, और 28-29 मार्च को भी हम लोगों ने साथ दिया था। आज नौकरियां समाप्त हो रही। 3 करोड़ 65 लाख लोगों ने नौकरी का प्रयास किया 2 साल में, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही। तो हम निजीकरण के विरोध में जो LIC, बैंक, रेलवे और CEL सब बेचे जा रहे हैं, उसके विरोध में आज हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और परिसंघ पूरे देश में आज के दिन इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और दूसरी बात है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। जब हरियाणा के अंदर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो सकता है जनरल का, तो हमारी यह पुरानी मांग है, यहाँ भी किया जाना चाहिए। तीसरी बात है कि जो तथाकथित बहुजन शक्तियाँ थी, जिनका जिम्मेदारी थी राजनीतिक रूप से संविधान की रक्षा करना, निजीकरण के खिलाफ खड़ा होना, निजी क्षेत्र खाली पदों के ऊपर भर्ती करना, न्यायपालिका में भागीदारी का उन्होंने समझौता किया। उन्होंने समाज के पीठ पर छुरा भोंका। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, संसद जाओ और यहाँ पर नेता संसद से भागना। ये पीठ में छुरा भोंका गया। आज हम उसका पर्दाफाश यहाँ पर करने आए हैं कि अगर आज इस दलित समाज, आदिवासी समाज के अधिकार खत्म हुए हैं, तो इसमें हमारे तथाकथित बहुजनी नेताओं की भूमिका कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने संसद छोड़ के भागे हैं। इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। 5 साल तक ये लोग बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठाए हैं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर BSP के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो कहना था कह दिया कि संसद छोड़ के भाग जाना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा संसद में जाओ। अंगुली इस तरफ से दिखाई गई थी और मायावती जी अंगुली इधर कर लिया। सर, आप लोगों की लड़ाई मायावती से है या फिर दूसरी शक्तियों से? इसलिए मायावती से इसलिए है कि हमारी जो बड़ी शक्ति का लेकर के उस शक्ति का समर्थन मनुवादियों को दिया। वो शक्ति हमारे पास होती तो हम लड़ ले होते। इसलिए लड़ाई है। उन शक्तियों को, उन समर्थकों को आंख खोलना चाहिए कि उन्हीं की वजह से आज वो भी मर रहे हैं और सभी मर रहे हैं। इसलिए लड़ाई। आपने कहा नीला पट्टा डालकर कुछ लोग चले जाते हैं। सर, आप भी तो गए थे हाथरस। देखिए, नीला पट्टा डालकर मुद्दे की लड़ाई लड़ना एक अलग बात है, वो हमारा एक मुद्दा है। लेकिन आरक्षण की लड़ाई, खाली पदों के भर्ती की लड़ाई, न्यायपालिका में, ये भी तो हम लड़ते रहे पूरे जीवन। अरे भाई, पूरे जीवन ये लड़ते रहे। एक हिस्सा वो भी है। मैं केवल हंगामा करना नहीं चाहता। संसद में जाके निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बिल पेश किया। पूरे साल हम भागीदारी अधिकार के लिए ही तो हम लड़ते हैं यहाँ पर। वो तो हमारे 1% 2% है। हम उसको माहौल बना करके, ये नहीं कि जनता को पागल बनवाते हैं।
बल्कि अधिकारों के लोग लेकर के लड़ते हैं। साल भर 364 दिन इसके लिए लड़ते हैं, एक आध दिन उसके लिए सही। जितेंद्र मेघवाल को लेकर आपका कोई बयान नहीं आया, कोई टिप्पणी नहीं आई? अगर कानून काम नहीं करेगा, मैं सबसे पहले रहूंगा कि विरोध करूंगा। तो कहाँ काम कर रहा सर? कोई कानून काम कर रहा है, जो मांग वो आज सवाल हमारा वो नहीं है, वो अलग से मैं बात करूंगा। लेकिन आज बचाने का विकल्प क्या है? केजरीवाल ने ओबीसी का कोई भी नेता वो नहीं किया संसद में, आप बोल रहे थे सर। केजरीवाल जी 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का बना चुके, एक भी दलित को उन्होंने नहीं बनाया। और तस्वीर किसकी लगाएंगे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की लगाएंगे। तो ये तस्वीर लगा करके ठगने का काम कर रहे हैं। सर बाबा आपने कहा बीएसपी को खत्म कर दीजिए, अभी टाइम है, तो उसके अलावा ऑप्शन क्या है? कांग्रेस नहीं, वो एक्चुअली कम से कम समाज आज़ाद होगा और उसको वोट दे जो उसको अधिकार। कौन देगा? अरे जो भी हो, पहले जैसे होता था। पहले रास्ता था क्या था? पहले रास्ता था, चाहे वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान हो, ट्राइबल सब प्लान हो, स्कॉलरशिप हो, गवर्नमेंट की तमाम कंपनियां खड़ी हुई, PSU खड़ा हुआ, खाली पदों के ऊपर भर्ती हुआ, करोड़ों लोगों को, वो रास्ता था, बार्गेनिंग का था। अब आपने शक्ति लेके बैठ गए और शक्ति अपनी दुश्मन के साथ लगा दिया, तो बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई। हम बार्गेनिंग पावर, अरे बार्गेनिंग पावर अपने आप बन जाएगी, आप नहीं समझते। जब ये समाज को ये आज़ाद किया जाएगा सोचने के लिए कि वोट उसको दो जो संविधान बचाए, वोट उसको दो जो आरक्षण बचाए, वोट उसको दो जो सरकारी कंपनियों को न बेचे। संविधान खत्म हो रहा है, तो क्या ये संविधान बचाने का जिम्मा आप उठा रहे हैं? अब हम ही बोल रहे हैं और कौन बोल रहा? यहाँ हु कर रहे हैं सब लोग या करके। अरे संसद में जाया जाता, संविधान बचा, संसद छोड़ के भागना क्या हुआ? यानी आप किसका साथ दे रहे हैं? आप आवाज खत्म कर रहे हैं। वोट किसको ट्रांसफर किया उत्तर प्रदेश में? सब नहीं जानते। सर दबाव कैसे बनेगा? संख्या बल तो नहीं है आप लोगों के पास सर, आज भी देखिए कितने संख्या बल का प्रदर्शन नहीं है। इस बात का सही है कि समाज जागे, संख्या बल हमारी कम है। यही तो बात कर रहा हूँ कि जिसके पास संख्या बल ज़्यादा था वो तो जाके दुश्मन के साथ बैठ गया, हमारे खिलाफ बैठ गया, भावनात्मक बना दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ। आप निजीकरण को लेकर सही कर रहे हैं। सरकार का और निर्मला सीतारमण का कहना है कि निजीकरण देश के लिए बहुत जरूरी है, इससे आर्थिकता देश की मजबूत होगी। उनके RSS और बीजेपी के लिए ठीक है, अपर कास्ट के लिए ठीक है, अपर कास्ट के लिए भी नहीं, पूंजीपतियों के लिए उनके लिए ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं, हमारे लिए नहीं ठीक। और उनका ये भी कहना है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो देश के विकास में रोड़ा बन रहे हैं। भाई तो विकास रोड़ा बनेंगे, जो हजारों वर्ष की व्यवस्था थी जिसमें हम गुलाम थे, वो व्यवस्था उनको चाहिए। अब जब हमारी भागीदारी होगी, जब हमारी भागीदारी होगी तो उनको रोड़ा बनना तो है। 15 दिन उसके बाद में जब रिंग मास्टर उसको मांस का टुकड़ा फेंकता है, वही से धीरे धीरे दुम हिलाने लगता है, वो पालतू हो जाता है। वही हालत इस देश की जनता का, वही हालत दलितों का भी है कि पहले महंगाई से मारा, कोविड से मारा गया, बेरोजगारी से मारा गया और 5 किलो राशन में खुश हो गया। जिस तरह से एक जंगली से पालतू हुआ, उसी तरीके से इस देश की जनता सब कुछ छीन लेने के बाद 5 किलो राशन से खुश हो। आज ये कहते दिल्ली में क्या हुआ? एक वाल्मीकि समाज, खास तौर से दलित समाज, किसको वोट दिया था? मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं। इन्होंने 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए हैं, 3 दिल्ली से बनाए हैं, 5 पंजाब से बनाए हैं। 8 में से क्या एक भी दलित को राज्यसभा का सीट दिया है इन्होंने? डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगा करके दलितों का वोट के ऊपर डाका डाल रहे हैं और हमारे पढ़े लिखे लोग भी उसमें फंस जाते हैं कि अरे भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो है क्या, वाह 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 है। अरे हमें हंगामा नहीं चाहिए, हमें सूरत बदलना है, हमें अधिकार चाहिए
अधिकार क्या ये दे रहे हैं? ये हालत, ये भावनाओं में नहीं जाना चाहिए। मैं भावनाओं की बात कह रहा हूं। जो ये नीला पट्टा लेकर के पहुंच जाते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होंगे। हमने कभी ऐसा नहीं किया। मैं भी कर सकता था। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कभी किया? बाबा साहब 1943 में जब मिनिस्टर थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, पीडब्ल्यूडी के मैं ठेका दिया, आरक्षण दिया, पीडब्ल्यूडी के ठेके में आरक्षण दिया, नया लेबर लॉ लाया, स्कॉलरशिप दिलाई, विदेश भेजा। उन्होंने कोई हंगामा किया इस तरह से? कोई भावनाओं का शोषण किया, जाति का शोषण किया कि मैं कुम्हारी हूं, तुम्हारी हूं, चमारी हूं? लो उसका रिजल्ट आ गया था। अपने आप दूसरे जातियों को काट दिया आपने, मर गए सब के सब। और जो ज्यादा भावुक थे वो ज्यादा मर रहे हैं, आज सबसे ज्यादा निशाने पर आ गए हैं। तो चले थे बहुजन बनाने और यहाँ पर जाति बना दिया। बाबा साहब का जो देश के लिए, केवल दलित समाज के लिए नहीं, देश को जाति विहीन समाज बनाना चाहते थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और हमने जातियों को और मजबूत करने का काम किया। ये बहुजन समाज बनाने का निर्माण का प्रक्रिया है। ये बहुजन समाज को तोड़ा गया। मैं मानता हूं कि बहुजन समाज तुरंत नहीं बनेगा, दशकों लगेगा, लेकिन जातियां तो तोड़ते, सबको मिलाते, सबको भागीदारी देते, एक बड़ा समाज बनाने का कोशिश तो करना चाहिए था। और यहाँ पर उल्टा तोड़ा गया। परिसंघ के अलावा अगर कोई संगठन है इस देश में, अगर कोई और है, तो मैं अभी ये कहूंगा कि आप मुझसे अच्छा या इस परिसंघ से अच्छा कोई और संगठन है, आप चले जाइए, उनके साथ खड़े हो जाइए। अगर समाज का हित होता है, आरक्षण बचता है, संविधान बचता है, बाबा साहब की विरासत बचती है। अगर नहीं है तो अकेले क्यों आए हो? आज अकेले आए भी हो तो लौट करके जा करके आज से प्रचार शुरू कर देना। आज से जूम की मीटिंग, आज से व्हाट्सएप पर ये मैसेज देने की कोशिश करिएगा, ट्विटर अकाउंट से, क्योंकि अब लड़ाई मोबाइल पे हो रही है। बहुत बढ़िया। अगर मोबाइल पर लड़ाई आपने नहीं लड़ा, आप लड़ाई वैसे हार चुके हैं, कभी नहीं जीतेंगे। अब उस दिन का इंतजार करिए जब 70-80 वर्ष पहले का समय हुआ करता था। अब आपकी हालत वो करी जाएगी, ऐसे आपके कत्ल किए जाएंगे, ऐसे अत्याचार किया जाएगा और किस तरह से शासन प्रशासन से निकाल कर फेंक दिया जाएगा, इसका अंदाजा कुछ तो लग गया है, लेकिन आगे का अंदाजा आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो हम लोग सोच रहे हैं, चूंकि अंदर के भी। मैं सत्ता पक्ष में, मैं भारतीय जनता पार्टी में गया, 400 लगभग 500 मेरे पीछे चल, 500 में से 400 भाषण ऐसे होंगे जो सत्ता के खिलाफ थे। बाबा साहब ने उंगली दिखाई थी, संसद में घुसो, और मायावती जी संसद से उल्टा भाग रही हैं। ऐसा तो भाई आश्चर्य की बात। जबकि संसद में जाने के लिए उन्होंने कहा, यहाँ तो इस्तीफा देकर के भाग गई, फिर किस लिए राजनीतिक चल चला रही? किस लिए उनका कार्यकर्ता उनके साथ अंधभक्त बनाऊंगा? किस लिए बूथ कमेटी का निर्माण कर रहा? किस लिए वोट डाल रहा है? जब संसद से नेता ही भाग जाए, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो सामाजिक न्याय के हमारे पुरोधाओं ने जो भी शिक्षा दिया, उसका बिल्कुल विपरीत किया गया और उसका ही परिणाम है। अगर आज हमारी भागीदारी खत्म हुई है, हमारा आरक्षण 0 हुआ और शिक्षा महंगी हुई है, सबसे ज्यादा गुनाहगार यही हैं, असली कातिल यही हैं, क्योंकि ये संसद से भी भागे हैं, सड़क पर भी नहीं लड़ रहे हैं, 5 साल सोते रहे हैं, केवल दलित समाज का केवल वोट चाहिए था, नोट चाहिए था, यही करते थे। लाश में बदबू आने के पहले लाश को दफन कर देना चाहिए। अब इनको खत्म ही कर देना चाहिए।
हम इन्हें बीएसपी को जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतना ही जल्दी हमें कुछ न कुछ मुनाफा ही मिलेगा। इस शक्ति को खड़ा करने से कोई फायदा नहीं। एक फायदा हुआ, कोई जातिवादी भावना से तृप्त हो तो मैं नहीं कह सकता, क्या उसे अपने बेटों से प्रेम नहीं, बेटी से प्रेम नहीं, स्वाभिमान से प्रेम नहीं? अगर जाति प्रेम से अधिकार प्रेम बड़ा है तो मैं नहीं कहता। मैं उपजाति को नहीं मानता हूं, न मानूंगा, चाहे मैं असफल हो जाऊं, चाहे कुछ न रह जाऊं। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं चलती। ये तथाकथित जो एक मिशन चला रहे, कुछ जो कर्मचारी लोग मिशन चलाते हैं, क्या करते हैं? एक बहुत भावनात्मक उत्तेजक गाली ब्राह्मणवाद को देते हैं, मनुवाद को देते, कहते हैं इनको निकाल के फेंक दो। अरे नालायकों, तुम्हारे हाथ से सब निकल गया, अभी भी तुम केवल गाली और आलोचना तक हो, बंद कमरों में हो और चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहे हो। अभी तक उन्होंने किया क्या है? और झूठ बोलने का काम करते हैं। उन लोगों से बचने की कोशिश करिए। आज भी उनको देखिए, मैं यह कहना नहीं चाहता हूं, जो नंबर 1 दुश्मन की पार्टी है, जो आरक्षण खत्म कर रही है, उनको गाली बाद में देते हैं, पहले गाली उसको देते हैं जो हमें कुछ दिया है। ये क्या दर्शाता है? या एजेंट हैं या गाली गलौज की भाषा, उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल करके अपने साथ में रोकना चाहते। जिस तरह से मुसलमानों को दिखा के हिंदुओं को इकट्ठा किया गया, बर्बाद तो हिंदू हुए, मुसलमान की क्या बर्बादी हुई? मैं तो नहीं समझता हूँ ज्यादा बर्बादी हुई। डरवा जरूर दिया गया, दूसरे दर्जे का नागरिक जरूर बना दिया गया, लेकिन नौकरी हिंदुओं की गई। 60 लाख अगर इस देश के अंदर उद्योग धंधे बंद हुए तो हिंदुओं के बंद हुए। बेरोजगार अगर बच्चे हैं तो हिंदुओं के हुए। लेकिन मुसलमान को दिखा के हिंदुओं को एक तो कर लिया, लेकिन उसका नुकसान हिंदू समाज को भी उठाना पड़ा। वही हालत कुछ यहाँ भी है। गाली देकर तिलक तराजू और तलवार मारो जूते चार, ये भावनात्मक बातें हैं, लोगों को अच्छा लगती है और लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन क्या इससे आपको नौकरी मिल गई, कोई कानून आपके पक्ष में बन गया, या आपको भागीदारी मिल गई, या आपको शिक्षा मिल गया, कि आपकी आपस में भाईचारा बढ़ गया, जातिवाद खत्म हुआ? मिला क्या? उसी तरीके से देश को क्या मिला? मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल करके एक बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया। आम जनता को क्या मिला? आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि दुनिया में मस्क, बेजोस और वारेन बफेट, बिल गेट्स, सबसे दुनिया में किसी भी खरबपति की तुलना में सबसे ज्यादा पूंजी की वृद्धि भारत के पूंजीपतियों को हुई है। ये मिला है। तो जनता को नेता इस तरह से फंसाता है। मैं भी फंसा सकता था, अभी भी उस रास्ते कि जहां एक झगड़ा हुआ पहुंच गए, हूं करने लगे, जनता आने लगी, फिर हमारे मतलब रुतबा बढ़ने लग गया, फिर बार्गेनिंग करने लगे एमएलए एमपी के लिए। इससे समाज को क्या मिलेगा? इसको नौकरी मिलेगी, इससे शिक्षा मिलेगी। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज यह कार्यक्रम प्रतीकात्मक तौर से है, पूरे देश में हो रहा है आज, और बड़ा होना चाहिए। मैं सामने जिसको देखता हूं सब नेता ही हैं करीब करीब। मैं समझता हूं कि समाज के अंदर सुस्ती है, निराशा है, वरना जनता भी साथ में आती है, आपकी मुश्किलें भी हैं, लेकिन आप प्रयास करिए। मैंने आपसे कहा कि मोबाइल पर लड़ाई लड़ना सीख जाओ, मोबाइल पर लड़ाई लड़ना सीखो,
और यही संदेश लेकर के आज जाना, और इस संदेश को पालन जरूर करोगे, क्योंकि दुनिया गई है बदल, लड़ाई लड़ने का तरीका गया है बदल, और इस बदले स्वरूप में आपको अपने को नहीं बदला, आप खत्म हो जाओगे, खत्म हो भी गए। आज सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथी यहाँ पर आए, 2000 करोड़ की कंपनी 200 करोड़ में बेची गई है, और जो खरीदने वाला है उसकी कोई पूंजी नहीं है, 10 करोड़ बैंक के लोन से खरीदा है। आप समझ गए इसका क्या मतलब? LIC बिकने जा रही, सब बिकने जा रहा है, आगे क्या करोगे? आप सारे कर्मचारी अधिकारी हो, लेकिन आपके बच्चे भी होंगे। मान लो आपके बच्चे नहीं तो आपके रिश्तेदारों के बच्चे। तो हमने लोगों की जो भी परिस्थितियां वो सामना कर रहे थे, हमने उनसे उनकी परिस्थितियों का सामना पूछा कि वो कैसे किस तरीके से वो लोग परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, और उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, और कितने ज़्यादा वो प्रॉब्लम में है, ये हमने उनकी राय जानी थी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। मैं आप सभी के साथ मानसी धामी, नमस्कार।